हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट तरुण बिस्ट। और आज हम वैदिक स्कूल में बात करेंगे द्वैत दर्शन की, यानी नायकवाद की। यानी अगर यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डुअलिटी फिलॉसफी स्कूल की, या यूरोप में ये अब्राहमिक दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध रहा, जिससे क्रिश्चियनिटी, ज्यू, इस्लाम जैसे कई सामाजिक आस्थाओं का जन्म हुआ। इंडिया में इसे नायकवाद या सगुण दर्शन भी कहा गया, या वैष्णव दर्शन के नाम से ये आज भी प्रसिद्ध है। तो हम इस एपिसोड में समझेंगे कि क्यों एक आम आदमी ने किसी को अपने लिए डिसीजन मेकिंग की पावर दी। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि के पास कोई हम अपने लिए किसी को डिसीजन लेने की पावर किस स्थिति में देते हैं। कोई हमसे ज्यादा सक्षम होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा समझदार होता है और हमें उस पे पूरा विश्वास होता है, तो हम उसे अपने लिए डिसीजन लेने की पावर देते हैं। जैसे बाप बेटे का रिश्ता भी डिक्टेटरशिप यानी नायकवाद का कहलाता है। गुरु शिष्य का रिश्ता भी नायकवाद का है। रक्षित और रक्षा करने वाले का रिश्ता भी नायकवाद का है। तो अलग अलग हम अवतारों के माध्यम से यहाँ पे नायकवाद के अलग अलग वर्जन समझने की कोशिश करेंगे माइथोलॉजी के माध्यम से। जैसे हमने प्रकृतिवाद में समझा कि प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही ईश्वर माना प्रकृतिवादियों ने, वैसे ही द्वैत दर्शन यानी वैष्णव दर्शन एक काल्पनिक ईश्वर की परिकल्पना के साथ आया, जिसने इस सृष्टि की रचना की और उसी ने अपना प्रतिनिधि राजा के तौर पे चुना और राजा को वो सक्षमता, वो ताकत दी कि वो लोगों पर राज कर सके। तो इसलिए नायकवाद हमेशा डिक्टेटरशिप राजा के साथ आता है, और क्योंकि डिक्टेटरशिप ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही हमेशा केंद्र को तानाशाही पावर देती है, तो इसलिए नायकवाद हमेशा नौकरशाही के साथ आता है। अब इसमें हम अलग अलग अवतारों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में जैसे कभी भी खतरा आने पे कुछ मछलियां होती है जो अपने बच्चों को अपने मुंह में भर लेती है, वैसे ही राजा खतरा होने पर अपनी जनता को अपने दुर्ग में शरण देता है। तो मत्स्य अवतार आता है रक्षित और रक्षक के रिलेशन के तौर पर। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अवतार है और इसे एक जानवर मतलब कि मछली के माध्यम से इसे दर्शाया गया है। वैसे ही वराह एक अवतार है जिसमें जो जंगली सुअर होता है वो अपने परिवार और अपने बच्चों की रक्षा के लिए बड़े से बड़े खतरनाक जीव से भिड़ जाता है, खतरनाक शिकारी से भिड़ जाता है। तो इसे वराह अवतार के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है। बाप बेटे का रिश्ता या पारिवारिक रिश्ते, बाप बेटे जैसे बाप पिता अपने परिवार और बच्चों की रक्षा के लिए बड़े से बड़े खतरे से भिड़ जाते हैं, वैसे ही उसी आदर्श को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता भी नायकवाद का यानी डिक्टेटरशिप का होता है, वही ताकत के बूते पे बना राजा नरसिंह कहलाया। वैसे ही तीसरे उसमें मैं एक मानव अवतार को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मानव अवतारों में एक सबसे पॉपुलर अवतारों में एक सबसे पहला नाम आता है परशुराम जी का। परशुराम जी विष्णु के यानी द्वैत दर्शन के मेन अवतारों में से जो मानव अवतारों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है परशुराम का। परशुराम की कहानी ये है कि
आर्यव्रत दो हिस्सों में बंटकर एक गृह युद्ध लड़ रहा था, जिसमें जैसे कि मैंने पहले प्रगतिवादी दर्शन में आपको बताया कि आर्यों ने जो सिस्टम अपनाया उसे गणतांत्रिक सिस्टम कहा गया, जिसमें वो तीन तरीके के सिस्टम अपना सकते थे, तीनों आदर्श सिस्टम अपना सकते थे, जैसे गणतंत्र, गणराज्य, गण परिषद। गणतंत्र आता है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से, गणराज्य गण राजा के साथ आया और गण परिषद व्यावसायिक परिषद के साथ आया। मगर वहीं पे एक और युद्ध शुरू हुआ, ये हुआ वशिष्ठ और विश्वामित्र और जमदग्नि में। तो एक गुट में विश्वामित्र और जमदग्नि थे और दूसरे गुट में वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ चाहते थे कि नास्तिक दर्शन को यानी चौथे वेद को भी शामिल किया जाए वेदों में, क्योंकि वेदों में पहले सिर्फ तीन आदर्श दर्शन, पहले तीन वेद ही अलाउड थे और कोई मिला जुला दर्शन यानी नास्तिक दर्शन अलाउड नहीं था। तो ऐसे में वो चाहते थे कि नास्तिक दर्शन को भी यानी मिले जुले दर्शन को भी वेदों में शामिल किया जाए, जिसके विरोध में जमदग्नि और विश्वामित्र थे। तो इनके बीच में एक गृह युद्ध हुआ। ऐसे में परशुराम गणतंत्र में आर्यव्रत वापस लौटे और उधर से दूसरी तरफ से गृह युद्ध का फायदा उठा के सहस्त्रर्जुन नाम का एक राजा आर्यव्रत पे हमला करके उसे पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता था और उन पे कब्जा करना चाहता था। तो ऐसे में वशिष्ठ हारे और विश्वामित्र और जमदग्नि करीब करीब युद्ध जीत गए थे। तो विश्वामित्र और जमदग्नि ने नए गणाध्यक्ष के तौर पे क्योंकि परशुराम को चुना, क्योंकि परशुराम को विश्वामित्र और जमदग्नि दोनों का समर्थन प्राप्त था। एक के विश्वामित्र से उनकी का मतलब ननिहाल था और जमदग्नि उनके पिता का गोत्र था। तो दोनों गोत्रों से उनका संबंध था, तो उन्हें नया गणाध्यक्ष चुना गया। अब गणाध्यक्ष के चुनाव के बाद अभी भी कुछ कबीले थे जो विरोध में थे और जो चाहते थे कि नास्तिक दर्शन को भी शामिल किया जाए। तो ऐसे 21 कबीलों को परशुराम ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। इनके जितने भी क्षत्रिय थे मतलब योद्धा थे इन कबीलों के, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया गया। और जो बचे हुए लोग थे, औरतें, बच्चे और जो बचे हुए लोग थे, उन्हें बाकी गोत्रों में शामिल कर लिया गया। तो उन्होंने 21 के करीब जो गढ़ थे उनके सभी योद्धाओं को नष्ट कर दिया। तो और उन्होंने पूरे गणतंत्र को यानी ये जो आर्यव्रत को एकजुट किया और सहस्त्रार्जुन को एक निर्णायक युद्ध में हराया। तो उन्होंने एक तरफ तो गणतंत्र की रक्षा की, आर्यव्रत की रक्षा की, मगर क्योंकि युद्ध के समय गणाध्यक्ष के पास एक्स्ट्रा पावर होती है, तानाशाही पावर होती है डिसीजन लेने की। युद्ध खत्म हुआ तो जनसभा बैठी और जब जनसभा बैठी तो परशुराम को मातृ हत्या का दोषी पाया गया। अब मातृ हत्या का दोषी क्यों पाया गया? क्योंकि गणतंत्र में कभी भी आप देखेंगे तो जनता को देश कहा गया है और गणाध्यक्ष को उस बेटे के समान माना गया है जो अपनी बूढ़ी माँ यानी देश की सेवा करता है। तो यहाँ पे गणाध्यक्ष को उन्होंने बेटा माना है और जनता को उन्होंने मां माना है। तो एक गणाध्यक्ष जो कि अपनी ही जनता का वध करता है, उस पे मातृ हत्या का दोषी पाया गया। तो इसलिए परशुराम को देश निकाला दिया गया गणतंत्र से। वहीं पे दूसरी तरफ
क्योंकि वैष्णव दर्शन में यानी तानाशाही में ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि राजा अपने देश की रक्षा के लिए अपने कुछ लोगों को कुचल सकता है या मार सकता है, विद्रोहियों को कुचल सकता है या मार सकता है। ये वैष्णव दर्शन में एक्सेप्ट किया गया। इसलिए परशुराम को हमेशा शैविक दर्शन का रक्षक जरूर दिखाते हैं, मगर साथ में ही वैष्णव दर्शन का अवतार कहलाते हैं। मतलब कि शैविक दर्शन में कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि गणाध्यक्ष अपने ही लोगों को मार रहा है, जबकि वैष्णव दर्शन में राजा के पास ये अधिकार था कि वो अंदरूनी विरोध को दबाने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है अपनी ही जनता पे। इसलिए इन्हें परशुराम को एक तरफ तो शिव का भक्त दिखाया गया है, मगर अवतार विष्णु का बताया गया। अब उसी से रिलेटेड एक और अवतार थे, उनके काफी करीबी अवतार थे, जिन्हें राम के नाम से आए। अब राम के की स्टोरी में राम ने एक रक्षक के तौर पे एक आइडियल प्रस्तुत किया। वो एक जंगल में अपनी वाइफ को खो चुके थे। सीता जी रावण के पास अपहरण हो चुका था और वो एकदम शक्तिहीन से जंगल में भटक रहे थे अपनी वाइफ को। वहां से उन्होंने जर्नी शुरू की। उन्होंने अपने समर्थक जुटाए और अपने और फिर सीता को खोजा। सीता को खोजने के बाद उन्होंने सीता की अंगूठी के माध्यम से उन्होंने शक्ति पूजा की, सीता की सेना को भी एकजुट किया और सबका नेतृत्व करते हुए अपने समय के एक बड़े गणतंत्र यानी शैविक सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, जो कि शैविक सिस्टम जो कि रावण का सिस्टम था, उसे लंका में डिस्ट्रॉय किया। तो राम आए लोगों द्वारा चुने गए तानाशाही राजा के तौर पे। अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वैदिक स्कूल में अगर लोगों द्वारा चुने गए राजा को अगर सिस्टम तानाशाही ताकत देता है तो सिस्टम तानाशाही कहलाता है, रिपब्लिक नहीं कहलाता। यही कारण है कि एशियन जितने भी गणतांत्रिक सिस्टम थे उनमें गणाध्यक्ष नॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशन देखता था और वॉर के समय पे उसे एक्स्ट्रा पावर मिलती थी। बाकी टाइम वो लोगों के लिए कानून नहीं बना सकता था। इस भाग में हम एक और गुरु शिष्य परंपरा पे बने नायकवाद का एग्जाम्पल, एक अवतार बिश्नोई समाज था। बिश्नोई समाज की स्थापना जहाँ गुरु जम्बेश्वर ने की, उन्होंने वो एक राजपूत समुदाय से थे यानी प्रगतिवादी समुदाय से बिलोंग करते थे, गढ़ व्यवस्था से बिलोंग करते थे और उन्होंने दक्षिणी रेगिस्तान के थार के मरुस्थल के एरिया में वहां पे उन्होंने जितने भी ये बंजारे वगैरह थे, बेघर लोग थे, उन्हें एकजुट किया। उन्हें कहा कि तुम मुझे अपना गुरु मानो, राजा मानो और मैं तुम्हें इन थार के रेगिस्तानों में रहना सिखाता हूँ, तुम्हें यहाँ पे जमीन दूंगा और तुम्हें यहाँ पे कैसे रह सकते हो तुम इस दुर्गम स्थल पे भी आराम से, वो उन्होंने सिखाया। तो कहते हैं कि गुरु जम्बेश्वर महाराज ने जहां इशारा किया लोगों ने वहां खोदा, वहां से पानी निकला। उन्होंने रेगिस्तान के बीच में लोगों को रहने के तौर तरीके सिखाए। उन्होंने 29 नियम बनाए जिसके माध्यम से लोग थार के रेगिस्तान में भी रह सकते थे। तो ये जो नायकवाद है, क्योंकि वो नायक थे, वो गुरु थे और वो अपने स्टूडेंट को डिक्टेट करते थे कि यहाँ खोदो, यहाँ पे ये करो, ये फॉलो करो और उस हिसाब से लोग का वहां पे बसना और रहना संभव हुआ। तो उन्होंने काफी सारी बंजारा ट्राइब्स को जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी या वो लोग जो अपनी जमीनें हार चुके थे और बेघर हो गए थे, उन्हें फिर से रहने के लिए जमीनें और दी और उन्हें फिर से बसाया। तो
ये सिस्टम आया गुरु शिष्य परंपरा पे। गुरु शिष्य परंपरा पे और भी सिस्टम थे, मगर ये बहुत मॉडर्न सिस्टम है और उसका एग्जाम्पल ज्यादा लाइवली मिलता है। आज भी वैष्णवी समाज सबसे ज्यादा प्रगतिवादी और प्रगति प्रेमी समाज के तौर पे जाना जाता है, और बाद में जाके काफी सारे और समुदायों ने, काफी सारे जाट और राजपूतों ने ये वैष्णवी समाज को अपनाया, उनकी परंपराओं को अपनाया और यहाँ पे स्थापना हुई। अब ये एपिसोड में हमने अलग अलग अवतारों के माध्यम से थोड़ा समझा कि किस तरीके से नायकवाद अलग अलग नायकवाद के आइडियल्स के साथ आता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमी सिस्टम, लीगल सिस्टम को विस्तार से समझेंगे। इसलिए यहाँ पे वैदिक स्कूल ने भी नायकवाद को यानी डिक्टेटरशिप को हमेशा नेगेटिव नहीं माना। नायकवाद हमेशा नेगेटिव तौर पे नहीं आता, उसके अपने पॉजिटिव भी बहुत सारे तरीके हैं कि उसकी अपनी काफी सारी पॉजिटिविटी भी है उसमें कई कई जगह पे। यही कारण था कि अथर्ववेद के एक 1/3 हिस्से को ही काला माना गया और बाकी हिस्से को सफेद माना गया, जो नायकवाद का प्रतिनिधित्व की मेथडोलॉजी दर्शाता है अथर्ववेद।